साथिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती मेरी बात। शादी एक बहुत ही अच्छा बंधन होता है, बहुत मजबूत बंधन जो हर लड़की के लिए ज़रूरी होता है। मैं जानती हूँ कि तुम शादी के फैसले को लेकर थोड़ी परेशान हो, लेकिन सच तो ये है कि शादी अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत खूबसूरत नेमत है। मेरी सहेली मुझे कितनी देर से शादी के लिए राज़ी कर रही थी। ये जिम्मेदारी भी मेरी अम्मा ने ही उसे दी थी। मैं अम्मा से साफ साफ इनकार कर चुकी थी। वो मेरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। अभी मेरी 16 साल ही उम्र थी। मैं भी खुद को शादी के लायक नहीं समझती थी, मगर अम्मा बज़िद थीं कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। जब मैंने अम्मा को इनकार किया तो उन्होंने सानिया को मेरे पीछे लगा दिया। सानिया मेरे बचपन की सहेली थी और हमारे घर के साथ ही रह रही थी, इसीलिए वो अब मुझे कायल कर रही थी। सानिया, मैं अभी कैसे कर लूँ शादी? अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये ताल्लुक़ कैसे निभाना होता है। मैं अभी खुद को इस काबिल नहीं समझती कि मैं इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उठा सकूँ। अभी तो मैंने आगे पढ़ना है, मेरी उम्र ही क्या है? मेरे साथ की लड़कियाँ तो अभी खेल कूद रही हैं और अम्मा को अभी से ही मेरी शादी की पड़ गई है। मैं भी उसे समझा-समझा के थक चुकी थी, लेकिन वो तो मेरी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसके ज़हन में तो अम्मा की डाली हुई बातें अभी भी रक़्स कर रही थीं। सादिया, कुलसूम चची ठीक कह रही हैं, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। और वैसे भी साकिब की तो अम्मा भी बहुत तारीफ कर रही थी कि बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और गैर मुल्क में कमाने के लिए भी जाता है। तुम्हें किस चीज़ की कमी नहीं होगी, वो तुम्हें रानियों की तरह रखेगा। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलाप नहीं, बल्कि एक ऐसे सफ़र का आगाज़ है जहाँ तुम्हें दुनिया के हर तूफान में एक मजबूत सहारा मैसर होगा। और शादी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम्हें एक ऐसा हमराज मिल जाता है जो तुम्हारी खुशियों को दुगना और तुम्हारे गमों को आधा कर देता है। मेरे मना करने के बावजूद भी सानिया मुझे शादी के फ़वाइद गिनवाया जा रही थी। अच्छा अच्छा मेरी माँ, बस कर दो, मेरा तो दिमाग ही चकराने लग गया है। जो अम्मा ने तुम्हें समझाया है तुम वही मुझे कह रही हो। मुझे सब पता है। मैं अब उसे बता रही थी कि मैं ये जानती हूँ कि वो अम्मा के कहने पे ही ये सब कुछ कर रही है। नहीं सादिया, तुम गलत कह रही हो। कुलसूम चाची ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने इतना बताया कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। मैं खुद ही चाहती हूँ कि तुम उस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मेरी जान, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तुम्हें नहीं पता कि शादी के कितने फ़वाइद हैं। जब तुम थकी हारी घर आओगी और कोई तुम्हारा इंतज़ार करने वाला होगा, तुम्हारी छोटी छोटी बातों को सुनने वाला होगा, तो वो एहसास तुम्हें एक अजीब सा सुकून देगा। ये रिश्ता तुम्हें ज़हनी और जज्बाती सुकून बख्शेगा। साथिया, जब उम्रें निकल जाती हैं तो ऐसे रिश्ते हाथ नहीं लगते। फिर सारी उम्र ही लड़कियों को अपने माँ बाप की दहलीज पे बैठा रहना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि तुम किस लिए शादी से इनकार कर रही हो। तुम्हारी सबसे बड़ी वजह यही है कि तुम पढ़ना चाहती हो। बाकी और कोई भी मसला नहीं। लेकिन मेरी जान, पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है। तुम शादी के बाद भी पढ़ लेना। मोहब्बत, अपनायत और एक दूसरे का ख्याल रखने का जो जज्बा इस रिश्ते में है, वो किसी और रिश्ते में नहीं। तुम खुद चची को दुआएं दोगी। यकीन करो, जब तुम एक ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बांटोगी जो तुम्हारी इज्जत करे और तुम्हारे ख्वाबों में तुम्हारा साथ दे, तो तुम्हें एहसास होगा कि ज़िंदगी तन्हा गुजारने के लिए नहीं, बल्कि किसी ख़ास के साथ मिलकर खूबसूरत यादें बनाने के लिए है। एक ऐसा पाकीज़ा बंधन है जो दिलों को जोड़ता है और इंसान को मुकम्मल करता है। इसलिए डरो नहीं, बल्कि एक नई और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाओ। सानिया ने तो बड़ी अम्माओं की तरह मुझे पूरे पूरे लेक्चर दिए थे। अच्छा, बस भी कर जाओ। मेरे कान पक गए हैं तुम्हारी बातें सुन सुन के। मेरी भी कौन सी इस घर में किसी ने बात मान लेनी है जो हम इतनी बहस कर रहे हैं। होगा तो वही जो अम्मा अब्बा चाहेंगे। मुझ गरीब की किसने सुननी है? मैंने ये कहा तो सानिया कह कहा लगा के हंसने लगी और फौरन ही वहां से भाग के चली गई। जाते जाते वो ये भी कह के गई थी कि वो अम्मा को जाके यही कहेगी कि मैं मान गई हूँ। मेरे ना मानने के बावजूद भी अम्मा और अब्बा मेरा रिश्ता वहां तय कर चुके थे। मेरे होने वाली सास तो शगुन का सामान भी दे गई थी। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख भी तय हो गई। मैं अपने कमरे में बैठी अपने खूबसूरत मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। बेशक मैं पहले शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन अब कुछ कुछ मेरा जहन बनने लगा था। वो भी सिर्फ और सिर्फ सानिया की बातों से। उसे जो शादी के खूबसूरत ख्वाब मुझे दिखाए थे, उनका मुझ पे थोड़ा थोड़ा असर होने लगा था। वक्त तो जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। वो दिन भी आ गया जब मैं दुल्हन बने साकिब के कमरे में बेड पे सुर्ख जोड़ा पहने, घूंघट ओढ़े उसका इंतजार कर रही थी। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने नज़रें झुका लीं। मुझ पे तो कँपकँपी तारी हो गई। साकिब को कमरे में आए हुए और मुझे घूंघट ओढ़े पूरे 15 मिनट हो गए थे, लेकिन अभी तक साकिब मेरे पास आके नहीं बैठे थे। सानिया ने तो मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्वाब दिखाए थे। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था।
तुम अभी तक इसीलिए यहाँ बैठी हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं आके तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा और तुम्हारी तारीफों के पुल बांधूंगा? एक जोरदार आवाज मेरे कानों में गूंजी, जिससे मेरे दिल की धड़कनें आपे से बाहर हो गईं। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा दिल अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मैं अभी घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुझे इस मौके पे क्या करना चाहिए। मुझे जवाब देना चाहिए या फिर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और अभी भी इसी हालत में बैठी थी। तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? उठो और अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैं कोई तुम्हारा शौहर नहीं हूँ जो तुम मेरे इंतज़ार में बैठी हो। ये शादी मैंने लोगों को दिखाने के लिए की है। मुझसे ये शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है, वरना तो मैं एक हमजिन्स परस्त हूँ। मुझे किसी भी लड़की से शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर एकदम से साकिब आगे बढ़ा और बाजू से खींच के मुझे बेड से नीचे उतारा। वो मुझे गुस्से से चिल्ला रहे थे। उनकी बातें जैसे ही मेरे कानों में पड़ी तो ऐसे महसूस हुआ जैसे पिघला हुआ शीशा मेरे कानों में डाला गया। मुझे उनकी बातों की ज़्यादा समझ तो नहीं आई, लेकिन उनके तल्ख लहजे से मैं ये समझ चुकी थी कि वो मुझसे दूर रहना चाहते हैं और उन्होंने ये शादी ज़बरदस्ती की है। मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे। मैंने अपना घूंघट हटा दिया और एक चादर में खुद को लपेट लिया। मैं कोने में बैठी सिसक सिसक के रो रही थी। वो शख्स उस वक्त तो बाथरूम में चला गया, लेकिन जब वो बाहर निकला तो फिर से मुझ पर भड़क उठा। ओ बीबी, ये क्या तुम कोने में बैठी आंसू बहा रही हो? मैंने तुमसे कहा नहीं कि जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो। जाओ और ये कपड़े बदलो। मुझे तुम्हारी ये हालत नहीं देखनी। साकिब ने फिर से गुस्सा किया तो मैं कांप के रह गई। मैं फ़ौरन से उठी और बाथरूम में जाके अपने कपड़े तब्दील कर लिए। मैं कपड़े तब्दील करके बाथरूम में ही खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे, और अगर निकल भी जाऊं तो फिर जाऊं कहाँ, क्योंकि बाहर तो वो ही शख्स बैठा था जो गुस्से से मुझ पे तिल मिला रहा था। मुझे बाथरूम में खड़े हुए बहुत वक्त हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, लेकिन फिर हिम्मत करके मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अपना कदम कमरे में रख दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके बेड की दूसरी साइड पे सो गई, क्योंकि एक साइड पे तो साकिब सो चुके थे। मैंने अभी अपनी कमर बेड पे टेकी ही थी कि एक ज़ोरदार आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे साथ सोने की? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? जब मैंने तुम्हें कहा मुझसे दूर रहो तो फिर क्यों चिपक चिपक के साथ सो रही हो? जाओ जाके ज़मीन पे सो जाओ। यहाँ सोने की ज़रूरत नहीं। साकिब मुझे वहाँ से उठने का कह रहा था। मेरी आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बल्कि समुंदर की तरह बहे जा रहे थे। मेरा खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। मैंने बेड से एक सिरहाना लिया और जाके ज़मीन पर रख दिया। मेरा दिल थर थर कांप रहा था। मेरे हाथ तो जैसे पत्थर के हो गए थे। ये जख्म मेरी रूह पे लगे थे। मैं ज़मीन पे लेट चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू अभी भी जारी और सारी थे। मैं बार बार अपने हाथों से आंसू रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी, लेकिन आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बार बार आंखें रगड़ने से मेरी आंखें भी सूज चुकी थीं। पूरी रात ही एक पल के लिए मुझे नींद न आई और ना ही मेरी आंख से आंसू बहना बंद हुए। रात तो जैसे तैसे गुजर गई। सुबह फजर की अजान जैसे ही मेरे कानों में पड़ी तो मैं फौरन से उठ गई। नींद तो सारी रात ही मुझे नहीं आई थी। मेरा दिल सुकून के लिए तड़प रहा था। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। मैं फौरन से उठी और बाथरूम में घुस गई। साकिब अभी भी बेड पे सोया हुआ था। मैं डर डर के उसके पास से गुजरी। वज़ू करके मैं बाहर निकली तो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़ के मैं फौरन ही जाए नमाज फोल्ड नहीं की, बल्कि अपने रब के हजूर हाथ उठा के बैठ गई। मेरे पास बोलने के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं था, लेकिन मेरा दिल शोर करके बोल रहा था। मेरी ज़ुबान नहीं हिली थी। मेरे दिल की बात होठों पे नहीं आई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या बोलना चाहिए। मेरे पास तो मेरे साथ होने वाले हादसे के लिए कोई अल्फाज ही नहीं थे। मैं खामोश सवाली बने अपने रब के हजूर हाथ उठा के बैठी रही। मेरी आंखों से निकलते आंसू मेरे दिल की कैफियत को बयान कर रहे थे। मेरे दिल को तो सुकून ही नहीं आ रहा था। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई थी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। मेरा दिल जैसे तड़प के रो रहा था। दुआ के बाद मैंने अपना सर अपने अल्लाह के हजूर सजदा रेज कर दिया और फूट फूट के रोने लगी। अभी भी मैंने एक लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से नहीं निकाला था, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी कि आखिर मैं बोलना क्या चाहती हूँ। सजदे में मुझे कुछ सुकून मिला और दिल को कुछ इत्मीनान मिला। मैं ये तो नहीं जानती थी कि मेरे साथ आगे क्या होना है, लेकिन आर्जी तौर पे मेरा दिल थोड़ा मजबूत हो गया और आंसू भी थमने लगे। थोड़ी देर बाद मैं जाए नमाज से उठी और फोल्ड करके सोफे पे रख दी। मैं अभी भी कमरे में ही खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब कहाँ जाऊं, इसीलिए सोफे पे ही बैठ गई।
मैंने अपने इर्द गिर्द चादर लपेटी हुई थी और अपना सर घुटनों में दिया हुआ था। मेरे जहन में सानिया की वो तमाम बातें घूम रही थीं जो वो शादी से पहले मुझे कहती रहती थी। सादिया, जब तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करेगा, तुमसे अपनायत का इजहार करेगा तो तुम्हारा दिल सुकून से भर जाएगा। तुम्हें दुनिया की सारी दौलत हल्की लगेगी अपने शौहर की मोहब्बत के बदले में। ये जुमला बार बार मेरे जहन में घूम रहा था। ये वही एक जुमला था जिसने मुझे शादी पे रजामंद किया था, लेकिन अब तो हकीकत उसके बिल्कुल ही बरक्स थी। यहाँ बैठी क्या कर रही हो? आखिर क्या जताना चाहती हो कि तुम पे जुल्म हो रहा है? मैंने तुम पे कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे जुल्म किया है। मैं घुटनों में सर दिए बैठी ही थी कि अचानक से एक भारी हाथ मुझे मेरे कंधे पे महसूस हुआ, लेकिन वो चीखती आवाज़ मेरे कानों में जैसे जहर घोल गई। साकिब कह रहा था कि मेरे माँ बाप ने मुझ पर जुल्म किया। मेरे माँ बाप तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, तो फिर वो कैसे मुझे इस शादी से रोकते? बज़ाहिर तो उन्हें यही लग रहा था कि साकिब एक बहुत ही सुलझा हुआ कमाऊ लड़का है। उन्हें तो कोई भी खामी नज़र नहीं आ रही थी, इसीलिए ही उन्होंने मेरी शादी की थी। मगर अब सामने खड़ा शख्स मुझे मेरे माँ बाप के ताने दे रहा था। मैंने खामोशी इख्तियार की और ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकाला, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं कुछ बोल दूँ तो वो मुझ पे और ज़्यादा भड़क ना उठे। मैं सब्र का दामन पकड़े अभी भी खामोशी से ज़मीन पर नज़रें गाड़े बैठी रही। उसका दिल जब भर गया तो वो बातें सुनवा कर वहाँ से चला गया। मैं अभी भी वहीं पे बैठी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे थे। ये आंसू तो अब मेरा मुकद्दर बन चुके थे। मैं नहीं जानती थी कि आखिर इन आंसुओं से छुटकारा मुझे कब मिलेगा। मैं अभी वहीं पे बैठी ही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को साफ किया। अरे बेटा, तुम यहाँ बैठी हो? साकिब तो नाश्ते के लिए भी जा चुका है। शाबाश बेटा, जल्दी से आओ, नाश्ता कर लो। दरवाजे पर मेरी सास थीं जो अब मुझे नाश्ते के लिए बुला रही थीं। मैंने अपनी शक्ल को दुरुस्त किया और उनके साथ ही कमरे से बाहर निकल आई। बाहर बरामदे में चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। साकिब भी बाहर बैठे नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने तो मेरे आने का भी इंतज़ार नहीं किया था, और करते भी क्यों? आखिर में उनकी क्या ही लगती थी। घर में हम सिर्फ 3 लोग ही थे, मेरी सास, साकिब और मैं। साकिब खाना खा के वहाँ से जा चुके थे और मुझसे उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। अब घर में मैं और मेरी सास बिल्कुल ही अकेले हो गए थे। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मैं अपनी सास से इस बारे में पूछूं, मगर फिर खुद ही अपने ख्याल को मैं झटक देती कि कहीं मामला बढ़ ना जाए। लेकिन अगर मैं सच को अपने अंदर ही दबा के रखती तो शायद गम से मेरा दिल फट जाता। इसीलिए मैंने हिम्मत जोड़ी और अपनी सास से वो बात कह डाली जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आंटी, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने लहजे को ज़रा धीमा करके नज़रें झुका के ये कहा तो मेरी सास के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अरे बेटा, तुम मुझे आंटी क्यों कह रही हो? तुम मुझे अम्मा बुलाया करो। साकिब भी मुझे अम्मा बुलाता है। तुम उसकी बीवी हो तो तुम्हारा भी यही हक बनता है कि तुम मुझे अम्मा बुलाओ। वो बड़े प्यार से मुझे कह रही थी कि मैं उन्हें अम्मा बुलाऊं। आखिर मैं किस हक से उन्हें अम्मा कहती, जिस हक से वो कह रही थी? उनके बेटे ने तो वो सारे भरम ही तोड़ दिए थे। अम्मा, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, साकिब के बारे में। मैंने इस बार उन्हें अम्मा कहा था क्योंकि मैं चाहती थी कि अब वो मेरी बात को न टोकें और मैं अपनी सारी बात उन्हें बता दूं, क्योंकि जितनी देर वो बात मेरे दिल के अंदर थी, मुझे उसका बोझ उठाया नहीं जा रहा था। हाँ हाँ बेटा, बोलो, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें करने से पहले इतना सोचना पड़ रहा है? बेफिक्र होके बोलो मेरी जान। मेरी सास का प्यार तो बढ़ता ही चला जा रहा था। अम्मी, मैं नहीं जानती कि आपको इस बारे में मालूम है भी नहीं, लेकिन रात को साकिब ने मुझे एक ऐसी हकीकत बताई है जिसे सुन के मेरे होश उड़ गए हैं। मुझे अपना आप बेतुका सा लग रहा है। मैंने ये कहा तो मेरी सास के चेहरे पे अजीब सी परेशानी आ गई। मुझे उनकी शक्ल देख के ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें मेरी बात का कुछ कुछ अंदाज़ा तो हो गया है, मगर वो बिल्कुल ही खामोश बैठी थी। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? उन्होंने कहा तो मैंने आगे की बात भी कह डाली। अम्मी, साकिब ने मुझे रात को बताया कि वो हमजिन्स परस्त हैं। वो शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उससे ज़बरदस्ती ये शादी करवाई गई है। मैंने ये कहा तो मेरी सास के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उनकी शक्ल से वाज़ेह लग रहा था कि वो ये सच पहले से ही जानती थीं। अम्मी, क्या ये सच आप पहले से जानती थीं? मैं अब दूसरा सवाल कर चुकी थी, लेकिन मेरी सास की नज़रें तो शर्म से झुक गईं। कुछ देर तो वो बैठी रहीं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे ही चुप रहने का कह दिया। बेटा, ऐसे अपने शौहर की बातें खुल्लम खुला हर किसी से नहीं करना शुरू हो जाते। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं और एक दूसरे की खामियां छुपाते हैं। तुम अपने ही शौहर की खामियां मुझे गिनवा रही हो।
ऐसी बातें नहीं करते। छोड़ो बेटा, लोग बातें बनाते हैं, बस तुम सब्र करो, खामोश रहो। सब्र बीवी का ज़ेवर होता है और उसके रिश्ते की ढाल भी। मेरी सास ने मुझे खामोश रहने का कह दिया। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर वो कैसी औरत हैं। उन्हें तो मेरे जज्बात के कत्ल से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें फ़र्क पड़ रहा था तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की बातों से। उन्हें मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं एक मासूम सी लड़की आखिर अपने आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। वो मुझे सब्र की तलकीन दे रही थी। उनकी बातें सुन के मेरी आंखों से आंसू और भी तेज़ी से बहने लगे। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर अब मेरे साथ क्या होगा। पहले तो मैं समझ रही थी कि शायद मैं अपनी सास को इस बारे में बताऊंगी तो कोई हल निकल आएगा, लेकिन वो तो उल्टा मुझे ही खामोश होने का कह रही थी। वक्त पर लगा के उड़ता जा रहा था। शाम को मैंने अम्मा के घर खाने पे जाना था। साकिब में भी मेरे साथ जाना था, लेकिन वो तो सुबह का गया, शाम तक लौटा ही नहीं था। आज शादी की पहली सुबह थी, लेकिन उसने तो मुझे अपना चेहरा ही ना दिखाया, बल्कि पूरा दिन ही घर से बाहर रहा। मैं कमरे में बिल्कुल तैयार बैठी थी कि अचानक से मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी, बेटा अभी तक तुम बैठी हो, अपनी माँ के घर नहीं गई? मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर वो ये सवाल कर कैसे सकती हैं। अम्मा अभी तो साकिब भी नहीं आए, मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं वहाँ पर अकेली गई तो फिर अब्बा और अम्मा परेशान होंगे और मुझसे सवालात करेंगे। फिर मैं उनके सवालात के क्या जवाब दूंगी? मैंने इस बार भी अपनी सास से कुछ न छुपाया और उन्हें साफ साफ कह दिया। और मेरी बात थी भी सच। अगर मैं बगैर साकिब के ही घर चली जाती शादी के पहले दिन, तो फिर अम्मा और अब्बा परेशान हो जाते। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, साकिब किसी काम से गया हुआ है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद चली जाओ, मैं तुम्हें रिक्शा बुलवा देती हूँ, रिक्शे पे ही चली जाओ। मुझे तो उस औरत पे हैरत हो रही थी कि आखिर वो किस मिट्टी की बनी है। वो अभी भी मुझे अकेला जाने का मशवरा दे रही थी। मेरे फ़ोन पे बार बार अब्बा की कॉल्स आ रही थी। मैंने एक बार भी उनकी कॉल अटेंड नहीं की, क्योंकि मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा था। मेरे पास फ़ोन था, वो भी मेरी शादी से पहले वाला। पढ़ाई के दौरान मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए ही अब्बा ने मुझे वो मेरी सालगिरह पे गिफ्ट किया था। अम्मा मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं वहाँ पर जाके क्या जवाब दूँगी? मेरी आँखों से बाकायदा तौर पे आँसू निकलने लगे। ये आँसू तो अब मेरा मुकद्दर ही थे। कोई मसला नहीं होता, तुम जाओ खैर से। अगर तुम्हारे अम्मा अब्बा पूछेंगे तो यही बता देना कि साकिब को कोई बहुत ज़रूरी काम था, इसीलिए ही वो नहीं आ सका। जल्दी से आओ, मैं बाहर रिक्शा रोकती हूँ। तुम एड्रेस बता देना, वो तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आएगा। मेरी सास ये कह के मेरे कमरे से चली गई और मैं अपनी आंखें साफ करके फ़ौरन ही कमरे से निकल आई। अब मेरे पास अकेले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर मैं ना जाती तो फिर अम्मा और अब्बा मुझसे तरह तरह के सवाल करते और नाराज़ होते कि आखिर मैं क्यों नहीं आई। मैं रिक्शे पे बैठ चुकी थी, रिक्शा चलता जा रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जाके मैं कौन सा जवाब दूंगी, क्या बहाना बनाऊंगी। मेरे चेहरे पे तो सच साफ साफ लिखा हुआ था। मेरी आंखें सारा सच बता रही थीं। मुझे अब ये डर था कि कहीं मेरी माँ मेरी आंखों को देख के ही सच्चाई न देख लें। बेशक मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन एक ही रात ने मुझे बहुत ही समझदार कर दिया था। मैं अपने माँ बाप को अपने इस दुख से दूर रखना चाहती थी और यही दिखाना चाहती थी कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। कुछ ही देर में रिक्शा ने मुझे अब्बा के घर के दरवाजे के बाहर छोड़ा तो मेरी सांसें अटकने लगी। मैंने पहला कदम घर के अंदर रखा तो मेरे आंसू आपे से बाहर हो गए। मैं दरवाजे पे ही रुक के फिर से आंसू साफ करने लगी, क्योंकि मैं ये आंसू अपने माँ बाप को नहीं दिखाना चाहती थी। बेशक मैं आंसू साफ कर चुकी थी, लेकिन रोने की वजह से मेरी आंखें सूजी हुई थीं। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो अम्मा मुझे देख के बहुत खुश हुईं और जाते साथ ही गले से लगा लिया। अरे बेटा, तुम अकेली आई हो, साकिब कहाँ है? वह मुझसे साकिब के बारे में पूछ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या जवाब दूँ, लेकिन फिर मैंने अपनी सास के बताए हुए बहाने को ही कह डाला। अम्मा, साकिब को बहुत ही ज़रूरी काम था, इसीलिए वो घर पे नहीं थे। वो खुद भी मुझे कह रहे थे कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि पहले ही दिन वो मेरे साथ नहीं जा सके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा माज़रत कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं जाके आपसे माफ़ी माँग लूँ। मैंने ये कहा तो अम्मा कहने लगीं, अरे बेटा कोई बात नहीं, बच्चे का ज़रूरी काम होगा, इसीलिए नहीं आ सका होगा। चलो तुम अपना मूड ख़राब ना करो, अंदर आओ। आज मैंने तुम्हारे लिए मज़े-मज़े के खाने बनाए हैं। तुम्हें पता है आज मैंने खीर मिक्स भी बनाई है। अम्मा अब मुझे खीर मिक्स का कह रही थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि खीर मिक्स मुझे बहुत पसंद है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि मेरी पसंद बदल गई है एक ही रात में, बल्कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। मैं तो खुद ही पूरी की पूरी बदल गई थी। मैं गम छुपाना सीख गई थी। कुछ देर तो मैं अम्मा और अब्बा के साथ बातें करती रही। अब्बा का चेहरा मुझे कुछ
अजीब-सा लग रहा था कि जैसे वो मुझे देख के कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये खौफ़ सता रहा था कि कहीं अब्बा को मेरी आँखें मेरा वो खौफ़नाक राज़ तो नहीं बता रही जिसे मैं छुपा रही हूँ। अब्बा की शक्ल से तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब्बा ने कोई भी सवाल ना किया। मेरे अब्बा हमेशा से ही बहुत समझदार थे। वो ऐसे ही कोई बात अम्मा के सामने नहीं कर देते थे। शाम का खाना वग़ैरह खाने के बाद कुछ देर में फिर से अम्मा और अब्बा के साथ बैठ गई। ज़्यादा हो गई थी रात तो मैंने चादर लेके उठ खड़ी हुई। अब्बा कहने लगे कि वो मुझे छोड़ आते हैं। इसीलिए अब्बा बाइक निकाल के घर से बाहर निकल चुके थे। मैं भी उनके साथ पीछे बाइक पे ही बैठ गई। कुछ ही देर में जब अब्बा ने मुझे दरवाज़े पे छोड़ा तो मैं घर के अंदर दाखिल होने लगी। लेकिन अब्बा ने मुझे अचानक से रोक लिया। मैं पीछे मुड़ के अब्बा की तरफ गई तो उनकी आँखों में एक अजीब-सा सवाल था। बेटा, तुम खुश तो हो ना? अब्बा का ये सवाल मेरे कानों में गूंजा तो मैं अपने आँसू छुपाने में नाकाम हो गई। मेरी आँखों से आँसू ज़ारों कतार बहने लगे। लेकिन मेरी ज़ुबान पे सिर्फ़ यही था कि जी अब्बा, मैं खुश हूँ। मेरी आँखें मेरे अल्फ़ाज़ का साथ नहीं दे रही थीं, लेकिन मैं अपने अल्फ़ाज़ अदा करते ही फ़ौरन से घर के अंदर चली गई। क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाती तो फिर अब्बा मुझसे और सवाल करते, जिनके जवाब देने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी। वक़्त तो उड़ता ही चला जा रहा था। मेरी शादी को पूरा 1 हफ़्ता हो गया था, लेकिन मेरे और मेरे शौहर के दरमियान अभी भी वही दूरियां थीं जो शादी की पहली रात से थीं। हम तो अजनबियों की तरह घर में रह रहे थे। एक दिन मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी कि अचानक से मेरी सास आईं और कहने लगीं कि जाओ बेटा, जाके अपने शौहर की मदद कराओ पैकिंग करने में। मुझे नहीं पता था कि आखिर वो किस चीज़ की पैकिंग कर रहा है। अम्मी, किस चीज़ की पैकिंग करनी है? मैंने पूछा तो वो कहने लगी कि बेटा, वो कल दुबई के लिए जा रहा है। कल की उसकी फ़्लाइट है, इसीलिए जाके उसकी मदद करवा लो। मेरी सास ने ये कहा तो मैं ना चाहते हुए वहाँ से आ गई। मैं कमरे में आई तो वो अपना बैग मुकम्मल तौर पे पैक कर चुका था। यहाँ आके तो मुझे यही लगा कि मेरी यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसलिए 2 मिनट वहाँ पे खड़े रहने के बाद मैं फिर से कमरे से बाहर निकल आई। शादी का 1 हफ़्ता जिस मुश्किल से मैंने गुज़ारा सिर्फ़ मैं ही जानती थी। कोई भी मेरे अंदर का दर्द नहीं समझ सकता था। मैं तो अपने माँ-बाप की इज़्ज़त की ख़ातिर ही अब तक ख़ामोश थी, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मैं ताहयात सब्र कर भी पाऊँगी कि नहीं। अगले ही दिन साकिब परदेस के लिए घर से निकल गया। मैं और मेरी सास घर में बिल्कुल अकेले रह गए। एक दिन जब मेरी सास और मैं सहन में बैठे सब्जी काट रहे थे तो अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठने ही लगी थी कि मेरी सास ने मुझे रोक दिया और खुद ही दरवाजे की तरफ पहुंच गई। लेकिन जब वो वापस आई तो उनके साथ एक खातून भी थी। मैं नहीं जानती थी कि आखिर वो कौन है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। अभी मैं उनके ख़ानदान को समझ रही थी। नसरीन बहन, मैं तुम्हें मिलाद का कहने के लिए आई थी। कल मिलाद है, तुम ज़रूर आना। और हाँ, बहू को भी साथ ले आना। उस औरत ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। थोड़ी देर में ही मैं किचन में चली गई ताकि उसके लिए चाय बिस्किट का इंतज़ाम कर सकूं। मेरी सास और वो औरत बातें कर रहे थे। मैं किचन में खड़ी चाय बना रही थी कि एक ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी जिसने मुझे अंदर तक राख कर दिया। वो औरत मेरी सास से कह रही थी कि अभी तुम्हारी बहू ने खुशखबरी नहीं सुनाई क्या? उसे ये कहा तो मेरे गम और भी ताज़ा होने लगे। मैंने खिड़की से झांक के देखा तो मेरी सास के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, जैसे वो खुद ही जवाब ढूंढ रही हूँ। अरे नहीं, अभी तो नहीं। अभी वक्त ही कितना हुआ है शादी को। हो जाएगा खैर से हमल भी। मेरी सास ने कहा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर वो सबके सामने झूठ कितनी सफाई से बोल लेती हैं। मैंने चाय बना ली तो चाय के साथ कुछ बिस्किट लेके बाहर उस औरत के लिए ले आई और साथ बैठ भी गई। वो औरत चाय पीने के साथ साथ मुझे भी घूर घूर के देख रही थी। मेरे होते हुए मेरे बारे में उसने कोई बात नहीं की, बस इधर उधर की ही बातें की थी। थोड़ी देर बाद वो चली गई तो मैं सब्जी उठा के किचन में आ गई और चढ़ा भी दी। किचन के सारे काम मैं खुद ही संभालती थी। सास बस सब्जी वगैरह कटवाने में मदद कर देती थी। और वैसे भी हमारे घर के ज़्यादा काम तो नहीं थे। हम घर में सिर्फ 2 लोग ही रहते थे। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था। साकिब को यहाँ से गए हुए पूरे 7 महीने हो चुके थे। एक दिन अचानक से मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि कमरे को अच्छे से साफ कर लो, साकिब घर आने वाला है। उसकी कॉल आई थी। वो कह रहा था कि उसे कमरा बिल्कुल साफ चाहिए। मेरी सास ये हुक्म सादर करके कमरे से चली गई और मैं बेचारी अपनी किस्मत पे आंसू बहाने लग गई। जब से साकिब यहाँ से गया था मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून आया था, लेकिन जब भी मैं साकिब को देखती थी तो मेरे अंदर कुछ
और ही होने लगता था। मैंने सास के हुक्म पे अमल करते हुए कमरे की अच्छे से सफाई कर दी और सास की बताई हुई डिशेस भी बना दी। रात का वक्त हो चुका था। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दौड़ के दरवाजे की तरफ गई तो सामने साकिब खड़ा था। उसकी आंखों में वही अजनबियत थी जो शादी के फौरन बाद थी। इतने अरसे बाद भी उसे एहसास नहीं हुआ था। वो अंदर आ चुका था और अपनी माँ से मिल रहा था। उसने मुझसे एक लफ्ज़ भी ना बोला और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं उससे कुछ कह सकती। इस बार साकिब पूरे 10 दिन के लिए आया था। 10 दिन गुजरने में वक्त ही न लगा, चुटकियों में गुजर गए। जब वो गया तो मुझे सुख का सांस आया, क्योंकि उसका वजूद मुझसे अब इस घर में बर्दाश्त नहीं होता था। मैं खुद को हकीर समझने लगती थी। जब वो घर नहीं होता था तो मैं खुद को इधर उधर के कामों में बहला लेती थी, लेकिन जब वो घर रहने के लिए आता था तो मेरी रूह तक काम जाती थी। मुझे अपनी नाकाम शादी याद आने लग जाती। मेरे जहन में वो तमाम ख्यालात घूमने लगते थे जिन पर मैं सब्र भी नहीं कर पाती थी। खैर, इस बार भी साकिब परदेस के लिए चला गया और मैंने कुछ सुख का सांस लिया। साकिब के चचाजाद की शादी थी। शादी में सिर्फ 3-4 दिन ही रहते थे। मेरी सास जिद कर रही थी कि हम शादी में 1-2 दिन रहने के लिए पहले ही जाएं। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन मेरी सास ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरी सास का कहना था कि अगर वो रहने चली जाएंगी तो मैं घर पे अकेली कैसे रहूंगी। और ये बात थी भी सच। अगर वो चली जाती तो फिर मैं यहाँ अकेली क्या ही करती। साकिब तो वैसे भी घर में मौजूद नहीं था। मजबूरन मुझे अपनी सास की बात माननी पड़ी और वो वक्त आ गया जब हम दोनों सास बहू पैकिंग करके शादी के लिए गांव पहुंच गए। मेरी सास के देवर के बेटे की शादी थी। उनका घर गांव में था, इसीलिए हम शादी से 2 दिन पहले गए थे। शादी के फंक्शन शुरू हो गए। हर कोई खुश था सिवाय मेरे, क्योंकि यहाँ पर शादी पे आके मुझे अपनी ही रुखसती का वक्त याद आने लगा था और रिश्ते से जुड़े वो तमाम ख्वाब जो चकनाचूर हुए थे मुझे याद आ रहे थे। आज मेहंदी का फंक्शन था। सभी लोग बहुत खुश थे। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। रंग बिरंगे कपड़े मेरी आंखों को चुभ रहे थे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से तो रंग ही उठ गए थे। मैंने बहुत ही कम उम्री में ये सब झेला था, जिसने मेरे ज़हन पर बहुत ही बुरा असर डाला था। मैं और मेरी सास खाने की टेबल पर बैठे ही थे कि अचानक से एक औरत आके वहाँ बैठ गई और मेरी सास से बातें करने लग गई। मेरी सास की शक्ल से तो यही लग रहा था कि वो उसे जानती है। वो दोनों ऐसे बातें कर रही थी जैसे सालों बाद मिल रही हो। अरे नसरीन बहन, तुम्हारी बहू यही है ना जो तुम्हारे साथ बैठी है? उस औरत ने मेरी तरफ इशारा करते हुए मेरी सास से पूछा, तो मेरी सास इस बात में सर हिलाने लगी। उसकी शादी को तो 7-8 माह हो गए हैं ना। वो अब शादी के वक्त के बारे में पूछ रही थी। मैं जानती थी कि वो आखिर ऐसा सवाल क्यों कर रही है, क्योंकि उसका अगला सवाल था मेरी औलाद अभी तक पेट से नहीं हुई क्या? अभी कोई खुशखबरी नहीं मिली। मेरे ख्याल के मुताबिक उस औरत का अगला सवाल वही था और उसने वो सवाल कर भी दिया। मेरी सास का जैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैं बिल्कुल ही खामोशी से सर झुकाए बैठी रही थी। मेरी आंखों में नमी आने लगी जो मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। नहीं बहन, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली, लेकिन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। वो जब चाहेगा औलाद दे देगा, और अभी तो 7 ही महीने हुए हैं, कोई ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ। मेरी सास ने कहा तो वो औरत हैरत से उसे देखने लगी। अरे बहन, क्या कह रही हो? 7 महीने कोई थोड़े तो नहीं होते। शादीशुदा जोड़े तो एक एक हफ्ते में ही खुशखबरी सुना देते हैं, और तुम 7 महीने का वक्त कम समझ रही हो। मेरी बहू का पता है, पिछले माह शादी हुई और अब हामला भी हो गई। औरत अब अपनी बहू के किस्से सुना रही थी, जिससे मेरी सास बड़े गौर से सुन रही थी। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर ये औरत किस मट्टी की बनी है, जिस पे किसी चीज़ का कुछ असर ही नहीं होता। शादी के हर एक फंक्शन में मुझे ऐसी ऐसी बातों का मुकाबला करना पड़ता। मेरा सब्र तो टूटने लगा था। हर किसी की नज़र मेरे पेट पे पड़ती तो वो मुझे अजीब अजीब बातें करता। खुशखबरी नहीं सुनाई क्या? लोगों के लहजे मेरे कानों में जहर घोलते जाते और मैं एक दफ़ा फिर से अपने वजूद की दिल की दुनिया में दफनाती। शादी ख़त्म हुई तो मैं और मेरी सास घर के लिए रवाना हो गए। पूरी रात हमें सफ़र में गुजरी और सुबह ही हम घर पहुँचे। हम दोनों ही बहुत थके हुए थे, इसलिए सामान वगैरह रख कर लेट गए। दोपहर को मेरी आँख खुली तो मैं किचन में आके अपने लिए कुछ बनाने लगी, क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। लोगों की बातें अभी भी मेरे जहन में घूम रही थी। आज मैं पहली दफ़ा सोच रही थी कि आखिर मेरा अंजाम क्या होगा। क्या सारी ज़िंदगी ये सब ऐसे ही चलता रहेगा?
آخر کب تک میں ایسے ہی گھٹ گھٹ کے جیتی رہوں گی؟ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہے تھے، میں چائے بنا رہی تھی کہ اچانک سے میری ساس بھی کچن میں آ گئی اور کہنے لگی کہ ارے بیٹا، تم خود چائے کیوں بنا رہی ہو؟ مجھے کہہ دیتی، میں بنا دیتی۔ آج اپنی ساس کا یہ روپ دیکھ کے تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے تو انہوں نے مجھے اس طرح سے کبھی نہیں کہا تھا، بلکہ میں اپنے سارے کام خود ہی کرتی تھی۔ نہیں امی، میں خود بنا لوں گی، آپ جائیں۔ میں نے یہ کہا تو ان کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا۔ نہیں نہیں، تم جاؤ، جا کے بیٹھو، میں خود چائے بنا کے لاتی ہوں۔ میری ساس مجھ سے اصرار کر رہی تھی تو میں انکار نہ کر سکی اور باہر چارپائی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں میری ساس چائے بنا کے آ گئی، مجھے ایک کپ آ کے پکڑا دیا اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میری ساس کے چہرے پر عجیب سی کشمکش تھی، جیسے وہ کچھ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی بات چھیڑی نہیں تھی۔ بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ میری ساس بول رہی تھی اور نہ ہی میں۔ پھر اچانک سے خاموشی کا راز ٹوٹا اور میری ساس نے ایک ایسی بات کہی جس سے سن کے میرے ہوش اڑ گئے۔ بیٹا، میں تمہیں نہ ایک پیر صاحب کے پاس لے جانا چاہتی ہوں، پھر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تم دنوں کے اندر ہی حاملہ ہو جاؤ گی۔ لوگوں کی باتیں میرے اندر تیر کی طرح چبھتی ہیں، میں اب لوگوں کو اور نہیں ٹال سکتی۔ ہر کسی کا یہی سوال ہوتا ہے کہ بہو نے خوشخبری سنائی بھی ہے کہ نہیں۔ میں آخر کتنے عرصے تک لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتی پھروں گی؟ اس لیے میں نے یہی حل سوچا ہے۔ میری ساس نے یہ کہا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ آخر وہ یہ سب بات کیسے کر سکتی تھی؟ جب میرا شوہر گھر پہ ہی نہیں تھا تو پھر میں ایسے ہی کسی پیر کے تعویذ سے حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ آپ جب ساری حقیقت سے واقف ہیں تو پھر انجان بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں؟ میری آنکھوں میں آج پہلی دفعہ غصہ تھا اور میرا لہجہ بھی آج معمول سے تھوڑا ہٹ کے تھا، کیونکہ اب میں ضبط کھونے لگی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی کہ میری ساس کمرے میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ دودھ کا گلاس کمرے میں کیوں لائی ہیں۔ یہ لو بیٹا، یہ پی لو، اس کو میں نے پیر صاحب کا دم کروایا ہے، بہت جلد تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ میری ساس نے یہ کہا تو مجھے ان کی بات بڑی عجیب سی لگی، کیونکہ ایسی بات کا ذکر وہ مجھ سے پہلے بھی کر چکی تھی اور میں ان سے صاف صاف انکار بھی کر چکی تھی، لیکن وہ اب میرے سامنے پھر سے ایک اور سوال لے کے کھڑی ہو گئی۔ اس بار میں نے کچھ بھی نہ بولا اور ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ مجھے دودھ کا گلاس دے کے جا چکی تھی اور میں نے وہ دودھ کا گلاس پی بھی لیا۔ جیسے ہی میں نے وہ پیا تو مجھ پہ غشی طاری ہونے لگ گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر نہ جانے کب مجھ پہ نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ لیکن جب میری نیند کھلی تو مجھے اپنے کمرے میں کسی کا وجود محسوس ہوا۔ میرا پورا جسم درد سے دکھ رہا تھا۔ جو کوئی بھی تھا اب کمرے سے جا رہا تھا۔ میں نے آواز دینے کی کوشش کی تو میری آواز میرے حلق کے اندر ہی رہ گئی۔ وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا اور میرے ذہن میں سوالوں کی بوچھار شروع ہو گئی کہ آخر وہ شخص کون تھا اور یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ صبح جب میں اٹھی تو میں نے اپنی ساس سے اس بارے میں ذکر کیا، لیکن وہ مجھے کہنے لگی کہ میرا وہم ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میری ساس نے تو روٹین بنا لی۔ وہ روز مجھے دودھ کا گلاس دے جاتی اور میں نیند کی آغوش میں چلی جاتی۔ مجھے اپنی طبیعت میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ تبدیلی کس وجہ سے ہے۔ ایک دن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے اور الٹیاں بھی ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی ساس کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہونے لگ گئیں اور کہنے لگی کہ آج ہی وہ مجھے ہسپتال لے جائیں گی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر میری طبیعت خراب ہونے سے انہیں کیا خوشخبری مل رہی ہے، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور کہنے لگی مبارک ہو، آپ امید سے ہیں۔ یہ بات میرے کانوں میں بم کی طرح پھٹی۔ ہر شادی شدہ لڑکی کے لیے حمل ہونا بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن میں وہ واحد لڑکی تھی جس سے سب سے نفرت ہو رہی تھی، اور ہوتی بھی کیسے نہیں۔ یہ بچہ میرے وجود میں تو تھا لیکن میرے شوہر کا نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں سوالیہ نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی جن کے چہرے پہ خوشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کس بات پہ خوش ہو رہی ہیں۔ میں ان پہ سوال کیے جا رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے ایک ہی جواب دیا، پیر صاحب کے دم والے دودھ سے ہی مجھے حمل ہوا۔ میں اتنی جاہل تو نہیں تھی کہ میں ایسی بات پہ یقین کر لیتی۔ جب سے مجھے خبر معلوم ہوئی مجھے اپنے آپ سے گھن محسوس ہونے لگی۔
एक रात मैंने अपने शौहर को कॉल मिलाई और सारा वाक़या बता दिया, लेकिन उसके तासुरात और लहज़े से मुझे यही लगा कि जैसे वो ये सब पहले ही जानता है। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर वो कैसा शख़्स है। एक रात जब मेरी सास मुझे दूध देने के लिए आईं तो उनके हाथ से मैंने वो दूध ले लिया, लेकिन वो दूध पिया नहीं बल्कि छुपा दिया। रात को एक शख़्स कमरे में आया। मैंने सोने की एक्टिंग की, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब बढ़ा तो मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी। वो वहाँ से भागने के बजाय मुझे ही कंट्रोल करने लगा। उसने मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज मैं सोच चुकी थी कि उस शख्स को पहचान के रहूँगी। मैं जल्दी से भाग के बोर्ड की तरफ गई और लाइट जला दी। लेकिन मेरे होश उस वक़्त उड़ गए जब सामने खड़ा शख्स मेरे शौहर का कज़न अहमद निकला। मैंने चीखें मारी तो मेरी सास ही वहीं कमरे में आ गई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ तो उनसे निदामत से आंखें ही नहीं उठाई जा रही थी। मुझे सारी हकीकत समझ आ गई और मेरे सब्र का पैमाना भी अब लबरेज हो गया। अब यहाँ पे इस घर में रहना मेरे लिए कतई नामुमकिन था। जितना मैंने सब्र कर लिया वो बहुत था, मुझ में मजीद सब्र करने की हिम्मत नहीं थी। अगले ही रोज़ मैंने जाके सारी सूरत हाल माँ बाप को बता दी। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उनकी वजह से मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। फिर मैंने एक सख्त फैसला लिया और कोर्ट के ज़रिए साकिब से तलाक ली। मैंने साकिब की सच्चाई भी पूरे ख़ानदान में फैला दी, जो सच्चाई आज तक मेरी सास और साकिब छुपाए हुए थे और मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे थे। मैंने वो बच्चा भी ज़ाया करवा दिया। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। मुझे अपनी ज़िंदगी का खौफनाक वाक़यात भूले तो नहीं हैं, लेकिन अब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और ख़ुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रही थी। वक्त के साथ साथ मेरे ज़ख्म भरने लगे थे। मुझे समझ आ गई थी कि अगर मैं सच न बोलती तो शायद आज भी इसी घर में घुट घुट के जी रही होती। बेशक मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कीमती वक्त ज़ाया हुआ, लेकिन मुझे इस वक्त ने बहुत सबक सिखाया कि हमेशा चुप रहना ही बेहतर नहीं होता, बल्कि अपने हक के लिए बोलना बेहतर होता है। अगर ये सच मैं पहले ही अम्मा अब्बा को बता देती तो शायद मुझे ज़्यादा सफ़र न करना पड़ता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई थी। मैं अपनी ज़िंदगी में पलट चुकी थी।